नमस्कार साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और आज 15 अगस्त है। मैं सभी को आज के इस शुभ अवसर की शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि देश आज़ाद नहीं है, हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जिस दिन हमारे इस देश के न जाने कितने ऐसे वीर महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को उन अंग्रेज़ों से हम लोगों को आज़ाद करवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का विषय टॉपिक दूसरा है। जुड़ जाए, एक बार शेयर करें सभी लोग। आज का विषय काफ़ी बड़ा भयंकर विषय है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग अपने अपने मित्रों को, साथियों को इनवाइट करें, टैग करें और शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हालांकि बिना जानकारी दिए लाइव आया हूँ मैं, परंतु आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें और जुड़ जाए। एक बार मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं आपको उनका परिचय भी करवाऊंगा, परंतु आप पहले बराबर शेयर करें। करीबन कितने 350 करीबन हो गए। जल्दी से जल्दी 1K पूरा करें और 1K से ऊपर जितनी आपकी इच्छा है उतने ले जाएं, परंतु 1000 लोग कम से कम जुड़े, उसके बाद मैं मेरी बात रखूंगा। मेरे साथ में मौजूद है एडवोकेट श्याम सिंह जी, सरपंच मेवानगर। मेरे साथ में दूसरी तरफ मौजूद हैं नरपत सिंह जी उमरलाई, ओमना टाइगर फोर्स जोधपुर संभाग अध्यक्ष। आज का विषय है काफ़ी एक बहुत ही बड़े विषय को लेकर आप लोगों के बीच में खुलासा करने के लिए आया हूं मैं, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और शेयर करें सब लोग। आवाज़ कम कर दें उसका वॉइस। 450 जल्दी से जल्दी शेयर करें एक बार। बात करने के बाद 500 चिल्लर हो गए हैं, 500 सवा 500। मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि काफ़ी दूर बैठा हूं, इसलिए मामला इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि अगर हम लोग सोचने के लिए जाएं, समझने के लिए जाएं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंड वहाँ पर काम नहीं करेगा। इसलिए लाइव उनको पता लाइव चलने फिर में रही है, इसमें आपको डिस्टर्ब तो करेंगे, ये बात तो पक्का है। आपके वाले लाइव में आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगे। 650 करीबन लोग जुड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है, जुड़ जाए एक बार जल्दी से जल्दी। पहले 570 फटाफट, जल्दी से जल्दी। 300-400 बचे हैं, उनको भी बुला लें, 1K पूरा हो जाए, फिर बात रखें अपन। बड़ा गंभीर विषय है और हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भरा विषय है ये, बहुत बड़ी चेतावनी। अगर हम नहीं संभले, हमने इस विषय को लेकर विचार नहीं किया, हमने अगर उस मामले को हल्के में ले लिया, तो आने वाला समय पता नहीं कब आपके घर, आपका महल, आपका बिजनेस, आपका ठिकाना पता नहीं कब टारगेट बन जाएगा, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। बटा 9 बजा। ये जो विषय है कर्नाटक
कर्नाटक के बेंगलोर को लेकर बहुत बड़े खुलासे के लिए मैं आप लोगों के बीच में ले आया हूं। देखिए, इनको फोन करके समझा दो थोड़ा कि आपको पता नहीं लाइव चल रहे हैं कि जी नहीं, इनको समझा दो एक बार। कौन है ये? ये लाइव में तो फोन कर दूँ तो पैरा दूँ कौन सा दोस्त हो तो कहीं उठा लाइव वाले तो फोन करे, डिस्टर्ब नहीं उठा वो नहीं। कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर मंगलवार की रात को कर्नाटक के बेंगलोर के एक एमएलए, जो हालांकि वो कांग्रेस का एमएलए है, मुझे उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके नाम के आगे श्रीवास लगा, उसके नाम के आगे श्रीवास लगा, इसलिए मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि वो एमएलए एक हिंदू था। कर्नाटक के बेंगलोर में नवीन नाम का व्यक्ति, सोचिए जरा भाई, बात गहराई से सोचिए और बराबर ध्यान से मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिए। कर्नाटक में बेंगलोर में नवीन नाम का एक व्यक्ति, जो कि कांग्रेस विधायक श्रीवास का कोई रिश्तेदार समथिंग होगा। अब क्या होता है, सोशल मीडिया पर कुछ जाहिल, कुछ गवारों ने, कुछ देशद्रोही गद्दारों ने, कुछ नमक हरामों ने एक, यानी कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू भगवानों के बारे में गलत पोस्टें बनाना, गलत फोटो एडिटिंग करना और सोशल मीडिया पर फर्जी आइडिया बनाकर बड़े धूमधाम से उसका दुष्प्रचार करना, ये हिंदुस्तान में पल रहे उन जाहिल गवार और गद्दारों का कार्य उन्होंने ये काम किया। हमारे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, देश के अंदर दंगे करवाने के लिए, देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए उन लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं को उकसाने के लिए इस तरह का बड़ा प्लानिंग बनाया, षड्यंत्र बनाया। क्योंकि कर्नाटक के अंदर बेंगलोर में और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आपको जानकारी है, ठीक है। अब उन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि पहले सोशल मीडिया को अपन टारगेट करें। उन्होंने सोशल मीडिया को टारगेट किया और पोस्टें बनाना शुरू किया। तभी कर्नाटक के कांग्रेस विधायक श्रीवास का रिश्तेदार नवीन एक कट्टर हिंदूवादी है। अगर कट्टर हिंदूवादी नहीं भी होता और उसकी जगह एक आम साधारण हिंदू भी होता, तो वो भी ऐसी अगर कोई पोस्टें देखता है तो उसको भी गुस्सा आता है। नवीन ने जब ये पोस्टें देखी, नवीन को गुस्सा आया और उनको जवाबी कार्रवाई में, उनको रिप्लाई करने में नवीन ने समथिंग कोई पोस्ट की होगी उनके खिलाफ में। अब पोस्ट करने के बाद देखिए, बड़ा विषय ये होता है, सबसे बड़ा पॉइंट नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को, सबसे बड़ा पॉइंट है ये, उसको नोट कर लीजिए और अपनी डायरी में लिख लीजिए, काम आएगा ये। कमेंट करने के बाद, पोस्ट करने के बाद एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद, कितना, केवल 2 घंटे के बाद वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कितनी? हजारों की भीड़। और उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है एक वहां की लोकल राजनीतिक पार्टी, जिसका प्रवक्ता, क्या नाम उसका, पासा कुछ नाम है, पासा करके कुछ नाम है, वो उस भीड़ में शामिल नजर आता है। और वो भीड़ 2 घंटों, पहली बात तो सोचने वाली बात ये है कि 2 घंटों में इतनी सारी भीड़, पेट्रोल बम, सरिये, राड़े, लाठियां, तलवारें, धारियां, नारियल काटने के कट्टर और ऐसे अनेकों हथियार लेकर वहां पर कैसे पहुंचे? 2 घंटे में उस भीड़ को किसने एकत्रित किया? सबसे बड़ा विषय है ये। 2 घंटे में उन लोगों की भीड़ को किसने एकत्रित किया, किसने बुलाया, किसने हथियारों की व्यवस्था करी, कहां से पेट्रोल बम आए,
देश में आप किसी पेट्रोल पंप पर जाओगे बोतल लेकर, आपको बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये देश में एक नियम बना हुआ है। उसके बावजूद भी उनके पास में इतने भारी मात्रा में बोतल में कांच की बोतल में भरा हुआ पेट्रोल बम कहां से आया, कहां से इतने भारी मात्रा में हथियार आए और कहां से इतने सारे लोग आए। सबसे बड़ा विषय है ये। अगर 2 घंटे में इतनी बड़ी भारी मात्रा में लोग एकत्रित होकर एक एमएलए के घर को टारगेट बना सकते हैं और जवाबी कार्रवाई में, ना कि उस बच्चे ने पहले कोई गलती नहीं की। पहले मेरे पास कई ऐसे सबूत पड़े हैं, कई ऐसे कमेंट पड़े हैं, कई ऐसी स्क्रीनशॉटें पड़ी है जहां पर उन लोगों ने अनेकों हमारे भगवानों को अभद्र तरीके से फोटो एडिटिंग करके ऐसी हरकतें की हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो भीड़ एमएलए के घर को ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से जला देते हैं। ठीक है, अब उसमें एक बहुत बड़ा एक साजिश का पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जरा वो उसको ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े साजिश का पॉइंट जिसको आजकल कुछ जाहिल लोग सोशल मीडिया पर खूब उछाल रहे हैं और खूब भाईचारे का डिंडोरा पीट रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए आया हूं मैं। ठीक है, उनका ग्राउंड फ्लोर जला देते हैं, आसपास के लोगों की गाड़ियां वाड़ियां सारी फूंक देते हैं और वहां पर करीबन 300 के करीबन वाहनों को जला देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब क्या होता है, जब इतनी सारी भीड़ आक्रांता लोग क्रोधित होकर हमले करने के लिए, किसी को मारने की इच्छा से प्लानिंग के साथ जब वो भीड़ वहां निकलती है, तो वहां पर पास में एक मंदिर आता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि फटाफट वीडियो बनाओ और अपलोड करो कि हम भाईचारा दिखा रहे हैं। उस मंदिर के सामने कुछ लोग खड़े हो जाते हैं हाथ पकड़ के और उसका वीडियो और फोटो बनाया जाता है और वो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। और वहां पर एक आवाज आ रही है, ऐसा वहां पर एक आवाज आ रही है कि जल्दी जल्दी इसको अपलोड करो, जल्दी जल्दी इसको अपलोड करो। वो वहां पर बोल रहे हैं जल्दी जल्दी अपलोड करने का कारण ये है कि भाई हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और हमने आपके मंदिर को बचाया। ये ढोंग करने का, जो हिंदुओं को और सरकार को और प्रशासन को गुमराह करने का इन्होंने जो ये प्लानिंग बनाया था, वो मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया टीवी को, जिन्होंने उनका पर्दाफाश करके बेनकाब कर दिया उन लोगों को। अब सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से। एमएलए के घर पे हमला होता है, एमएलए का ग्राउंड फ्लोर जला दिया जाता है, आसपास की गाड़ियां जला दी जाती हैं। अब क्या होता है, इतना ही नहीं, इतने पे संतुष्ट नहीं होते वो लोग, तब जाके केजी हली और डीजे हली दोनों पुलिस स्टेशनों को टारगेट कराने का उनका प्लानिंग बनता है। तो केजी हली जो है उस पुलिस स्टेशन को पूर्ण रूप से जला दिया जाता है। वहां का एक थाना अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से वायरलेस के जरिए बात करता है और कहता है कि श्रीमान जी, हमारी जान खतरे में है, आप हमें आदेश दीजिए कि हम फायर करें। ये सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूं इन पुलिस वालों के, जिन लोगों ने हाथ बांध के रखे हैं, देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जहां पर ये पुलिस वालों के ऊपर इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां पर बिना आदेश अगर कोई फायरिंग करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा कोई कानून होना चाहिए। अरे पुलिस वाले खुद की जान की भीख मांग रहे थे अधिकारियों से, फायर करने का आदेश मांग रहे थे और उसी भीड़, सैकड़ों की भीड़ पेट्रोल बम हथियारों के साथ में, उस भीड़ ने अगर उन पुलिस वालों को उसी समय मार दिया होता तो कौन होता जिम्मेदार? पता नहीं वो आदेश देते कि नहीं देते। हालांकि मैं धन्यवाद देता हूं, उच्च अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि आत्मरक्षा के लिए अगर आपको फायर करना पड़े, जो करना पड़े आप कीजिए, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, फायर ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, उन्होंने ये कहा। मैं उनको धन्यवाद देता चाहूँगा। परंतु बेंगलोर जैसे बड़े शहर में जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस स्टेशन सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता किनके भरोसे बैठी है?
देश के हिंदू किन के भरोसे बैठे हैं? किन लोगों के भरोसे देश की बहन बेटियां, देश के बच्चे, बुजुर्ग और हिंदू भाई किन के भरोसे बैठे हैं? विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अच्छा, इतना ही नहीं, उस पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। उनकी इच्छा थी पुलिस वालों को मारने की। उसके बाद में उनका टारगेट बनता है डीजे हली पुलिस स्टेशन। डीजे हली पुलिस स्टेशन में उनका टारगेट बनता है, परंतु वहाँ पर पुलिस पहले से तैयार थी। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। पुलिस पहले तैयार होने के बाद भी डीजे हली पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर भी भारी मात्रा में वाहनों को जला के फूंक कर दिया गया। अब इस देश को अपन गुलाम नहीं कहे तो क्या कहें? हिंदुओं को आज़ादी नहीं है, किसी को भी अपनी, और उन जाहिलों को, उन गंवारों को आज़ादी है कि वो सनातन धर्म का मजाक उड़ाए, भले वो कॉमेडी के माध्यम से उड़ाए, कोई फिल्म के माध्यम से उड़ाए, कोई बायोग्राफी के नाम से उड़ाए, कोई टीवी शो में उड़ाए, कोई न्यूज़ों में उड़ाए, कोई मंचों पर उड़ाए, कोई राजनीतिक मंचों पर उड़ाए, कोई सार्वजनिक सामाजिक मंचों पर उड़ाए। वो लोग सरेआम सनातन धर्म का मजाक उड़ा देते हैं, हमारे आदर्शों का, क्रांतिकारियों का, राष्ट्रभक्तों का सरेआम मजाक उड़ा देते हैं। उनको आज़ादी है, परंतु हम लोगों को इतनी आज़ादी नहीं है कि उनको रिप्लाई में कोई जवाब दे। इतना कुछ होने के बाद वहाँ के लोकल पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ये कहता है कि हमारे बारे में पोस्ट लिखी, हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने गए थे। तो पहले तुम्हारे उन जाहिलों के ऊपर तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? तुम्हारे उन दामादों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? तुम्हारे उन जीजाओं पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? जिन सुअर के पिल्लों ने, जिन गंदी नाली के कीड़ों ने हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ में कमेंट और पोस्टें की थी। खाली नवीन अकेला गुनहगार नहीं है। हालांकि नवीन को जवाब देना चाहिए था, मगर तरीके से देना चाहिए था। मैं नहीं चाहता किसी की भावना को आहत करना, किसी के धर्म के खिलाफ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु तुम्हारी ये जो नाजायक औलादे हैं, ये जिस तरह से सोशल मीडिया पर उठपटांग कार्य कर रही है, उन जाहिल गवारों के खिलाफ में फतवा जारी करो ना। नहीं करोगे, तुम जब तक पिटोगे नहीं, मार नहीं खाओगे, तब तक सुधरोगे नहीं, ये तय है। अब क्या होता है उसके बाद? उत्तर प्रदेश का एक जाहिल गंवार, क्या नाम है उसका पता नहीं, उस सूअर का नाम लेके भी मैं उसको फेमस करना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश का एक जाहिल गंवार, अफजल की औलाद, याकूब मेमन की औलाद, बाबर की औलाद, पता नहीं किसकी औलादे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनमें तो बहुत सारे वो भी होते हैं ना, सो मुझे पता नहीं है। हाँ, अभी कौन क्या है वो भी नहीं पता, वो उनका वो सिस्टम है ना, क्या बोलते हैं उसको, हलाला वाला कुछ सिस्टम है। हाँ, तो वो पता नहीं किसकी औलाद है। अब वो ये फतवा जारी करता है कि नवीन का शर्म कलम करने वाले को तू 51 लाख रुपए देगा। तू है पागल इंसान। वो तो बेंगलोर है, परंतु तू जहाँ रहता है वहाँ तेरा बाप योगी बैठा है, फिर गलती करने लग गया। एनकाउंटर भूल गया क्या? कितने एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रहा है वो है? वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठा है और अम्मी और अब्बू पता नहीं 72 हुर्रों के पास भेज देंगे वो। 51 लाख रुपए तो उसका सरकलम करवाएगा? अरे सुअर के बच्चे, उत्तर प्रदेश का जाहिल गवार पता नहीं कौन है वो हरामी, वो ये कहता है कि मैं 51 लाख रुपए दूंगा उसका सरकलम। हाँ अभी कहाँ है तू? तेरा क्या हाल हो? वो इंक्वायरी जरा उसका भी वीडियो बना के भिजवा देना। एक पिछवाड़ा 9 रंग का हो गया, पता है तेरे को? कितने लट पड़े हैं तेरे को? हैं? बोले नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। उसको गिरफ्तार किया गया। उसको जब गिरफ्तार किया तो बोले मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, तुम्हारी गाड़ी कब पलटी खाएगी पता नहीं चलेगा। बोले तो पैदल थाने गया साला, पता है पैदल चल के गया थाने। बोले मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। बोले जब इतनी फटती है तो कम से कम ये भौंकने से क्या होगा? क्यों भौंकते हो इतना है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बा जान बैठे हैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, तो ये भौंकने का काम क्यों करते हो तुम?
तुम्हारी औकात है नहीं कुछ भी है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जिस रूप में हो उसी रूप में किसी हिंदू का सामना करो। हैं कमलेश तिवारी को मारा था तुमने, भगवा और हिंदुत्व का सहारा लिया तुमने। हैं तो इस तरह की हरकतें, ये फतवे और ये पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे थे, उस नारों के साथ में उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा अल्लाह तुम्हें दंगे करने के लिए उकसा रहा है? क्या तुम्हारा रसूल तुम्हें किसी का घर जलाने के लिए उकसा रहा है? क्या तुम्हारा मजहब कानून व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने के लिए उकसा रहा है? क्या तुम्हारे मजहब में ये लिखा है, क्या तुम्हारे मजहब में लिखा है कि किसी भी निर्दोषों के घर जलाओ, वाहन जलाओ, पुलिस को मारो, फलाना ढिमका समथिंग समथिंग, ऐसा तुम्हारा मजहब सिखा रहा है? या तुम्हारे मौलवी सिखा रहे हैं, या तुम्हारे ये जाहिल नेता सिखा रहे हैं? और इतने बड़ा कांड के बाद, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा कांड हो गया, परंतु वो हैदराबाद वाला मेरा जो बड़े वाला साला है, हैदराबाद वाला जो मेरा बड़ा साला है और छोटा साला, वो साले बिल्कुल नहीं भौंक रहे। हैदराबाद वाले वो साले जो हैं, उनमें से एक का भी बयान और कमिटमेंट नहीं आया। एक छोटे से चोर, जरा सोचने वाली बात है, देखिए विचार कीजिए, एक छोटे से चोर रांची के उधर एक बाइक चोर को कुछ भीड़ मार देती है, तब जाकर ये फुट फुट कर रोने लगता है। उसके लिए करता कुछ भी नहीं, उसके घर पे जाके 2 रुपए का सहयोग नहीं, केवल मीडिया में बैठकर मीडियाबाजी करके अपनी राजनीति करने के लिए भोगने का कार्य किया उसने। ठीक है, इतना बड़ा बेंगलोर का कांड हुआ, न वो सुअर भौंका सुअरुद्दीन, न वो बकरुद्दीन भौंका, और नहीं एक वो कोड़िया है ना, इधर मारवाड़ी बोलते हैं कोड़िया, उसको बॉम्बे में रहता है, क्या नाम उसका, अरे कुछ नाम है उसका, क्या नाम है उसका, कुछ नाम है, कोई पीछे पठान लगाता है, कोई पीछे कोई पठान लगाता है, पीछे का पार्टी का कोई नेता है, वो भी नहीं भोगा। अच्छा, एक फर्जी फिल्म स्टार बन के घूम रहा है, अपने आप को एक्ट्रेस कहता है, एक्ट्रेस अजाज, पता नहीं क्या क्या उसका जाहिलों का कुछ, और कुछ अपने ही गद्दार जाके उसके गले भी मिलते हैं। अजाज खान नाम का एक गंदी नाली, पता नहीं क्या क्या बोलूं मैं उसको यार, अजाज नाम की एक बीमारी है इस देश में, जो हमेशा हिंदू मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलने का कार्य करता है। वो सुअर भी नहीं भौंका, वो सुअर भी नहीं भौंका। लावारिस, हाँ वो लावारिस, बॉम्बे वाला बॉम्बे वाला वो लावारिस, समझ गया, बॉम्बे वाला वो लावारिस भी नहीं भौंका, अजाज भी नहीं भौंका। इतने बड़े कांड के बाद कोई भी अवार्ड वापस गैंग वहां पर नहीं बोलेगी, कोई भी सलमान, शाहरुख, आमिर की बीवियों को हिंदुस्तान में खतरा महसूस नहीं हो रहा। नसरुद्दीन जैसे जाहिल को इस देश से खतरा नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति के नाम पर, उस उपराष्ट्रपति के पद पर था पहले, उसको तकलीफ नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति, उसको अब डर नहीं लग रहा। हिंदुस्तान में शांति प्रिय लोग डरे हुए हैं, वो डर रहे हैं हिंदुओं से, ये देख लो इस तरह से डर रहे हैं। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है, साफ हो रहा है कि ये कुछ मजहबी लोग, कुछ ये दोगले नेता, कुछ ये फर्जी एक्टर, इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्लानिंग बना रखा है। और जब भी कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं हिंदुओं के साथ में, तब वो लोग नहीं बोलेंगे। कुछ मीडिया वाले भी बिके हुए हैं, बाहर हैं, वो भी नहीं बोलेंगे। परंतु अगर कोई दादरी जैसा कांड होता है, अगर कोई अलवर जैसा कांड होता है, अगर किसी गौ हत्यारे को मार दिया जाता है, अगर किसी गौ हत्यारे को मार दिया जाता हो,
अगर किसी लव जिहादी को कोई मार दिया जाता है, अगर शंभू रेगर जैसा कांड हो जाता है, तो ये लोग चाहते पीटेंगे, चाहते पीट पीट कर रोएंगे। और ये ऐसे जाहिलों को ये मीडिया वाले बुलाते क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरा आज का जो लाइव का उद्देश्य था, मेरे देश के हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ, जागने का वक्त है। मुझे उसमें लाना था, कटोरी में लाना स्टील की। मेरे देश के हिंदुओं जागने का वक्त है। अगर 2 घंटे में बेंगलुरु जैसी सिटी को शमशान बना सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि कल उठ के आपके साथ में क्या हो सकता है। भारी भीड़, एक पल के लिए सोचिए कि भारी भीड़ हथियारों और पेट्रोल बमों के साथ में अगर आपकी घर की तरफ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए क्या आपके पास कुछ सामान है? आपके पास कुछ सामान है उनका स्वागत करने के लिए? या फिर सोशल मीडिया पर 50,000 और 1 लाख रुपए के मोबाइल में फोटो लोगे, वीडियो बनाओगे, व्हाट्सएप पे डालोगे, फेसबुक पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, स्टेटस लगाओगे? तैयार हो जाओ, मैं कह रहा हूं तैयार हो जाओ। हम हिंसा नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, परंतु आत्मरक्षा के लिए, जैसे कर्नाटक बेंगलुरु के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए निम्गे ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಾಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಗಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನಾಲ್ದಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ? ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಾಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮನೆಯವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು? ಕರ್ನಾಟಕలో ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಸ್ಪಾಕ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಸ್ಪಾಕ್, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೀನು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸೇಮಿಯಾ ತಿಂತೇವು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆವರ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಖಿಲಾಫ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೆ, FIR ದರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಅವರು 50, 100, 200, 300 ಜನಾಲು ಕಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಏನೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಈ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಪೊಲೀಸಾ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರ ನಿಮಗೆ? ಪೊಲೀಸಾ ಇವರೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ ಮರ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕలో ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 50,000, 1,00,000, 70,000, 60,000 ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವಸರ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆನ ತಂದು ಇಟ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ವೇಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕలో ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ಜನಾಲು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಕಲಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿವೇದನೆ చేಸ್ತೀನಿ, ಯಾರೇನು ಸರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ನಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನೋಡು ಹೆಂಗೈತೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು MLA ಅವರ ಮನೆ ಕಾಲ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತೀನಿ निम्गे अलग। ठीक है साथियों, आज का लाइव मैं यही ख़त्म करूंगा और मैं निवेदन करूंगा नरपत सिंह जी से, आप भी कुछ कहेंगे। मैंने मेरी बात रखी, कन्नड़ में भी रखी, हिंदी में भी रखी, और मेरे देश के सभी हिंदू भाइयों के लिए मेरा निवेदन है कि एक हो जाओ, अपने घर, अपने परिवार, अपनी बहन बच्चों की, अपने बेटियों की रक्षा के लिए मोबाइलों से ज़्यादा उचित क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें ला के रखो।
वो काम आएगी, वरना पछताओगे, रोगे। आज एक एमएलए रो रहा है कांग्रेस का, जरा सोचिए। एक बात, विशेष बात बता रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस के इतने बड़े एमएलए कर्नाटक, आगे लाओ कुछ थोड़ी, कांग्रेस के इतने बड़े कर्नाटक के एमएलए जिसके घर पे हमला हुआ, परंतु केंद्रीय कमेटी, आला अधिकारी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी का कोई कमिटमेंट नहीं, किसी का कोई बयान नहीं। विचार कर लीजिए, आपके परिवार का एमएलए है वो, अरे मुंह में से कुछ तो भौंक लीजिए। वो माइनोजी कहाँ है पता नहीं। तो इतनी बड़ी घटना के बाद सर आपकी टीम में जुड़ना चाहता हूँ कट्टर हिंदू राज पटेल। मोस्ट वेलकम गोरक्षा कमांडो फोर एसएस टाइगर टीम में आपका स्वागत है। और सभी हिंदू भाइयों के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। मेरे नंबर पेज पे दे रखे हैं, फालतू के फ़ोन ना करें, काम हो तो फ़ोन कीजिए। हर उचित हेल्प, आपकी मदद जितनी हो सके उतनी मैं करूँगा। परंतु मेरा निवेदन है कि आप एक बनोगे तब, अगर आप लोग अपने आपस में लड़ोगे, भाई भाई जमीन विवादों के लिए लड़ोगे, एक दूसरे का मर्डर करोगे, एक दूसरे पर मुकदमे ठोकोगे, तो मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा। और निजी विवादों के लिए, निजी कामों के लिए मुझे कोई संपर्क भी मत कीजिए। मैं कोई निजी सेवा देने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम हिंदुत्व और गौ रक्षा और बहन बेटियों की रक्षा के लिए है, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रहे। और मैंने पहले भी कहा था कि 50,000 का मोबाइल घर में रखो ना रखो, 50,000 का मोबाइल घर में रखो ना रखो, बाकी क्या रखना है वो आपको पता है। लाइव में बोलने की आवश्यकता नहीं है, कई मंचों पर बोल चुका हूं मैं तीखी करके। और अब जो जमाना चल रहा है, जैसा जमाना चल रहा है, उस ढंग से व्यवस्था कर लीजिए। नहीं तो ये भीड़ पता नहीं, ये भीड़ कब आपके घर तक आएगी पता नहीं चलेगा। ये भीड़ कब आपके घर तक पहुंचेगी पता नहीं चलेगा। और एक विशेष बात, ये सबसे बड़ी डरपोक जात है, सबसे बड़ी डरपोक और गिद्दड़ जात अगर कोई है तो ये है। इनसे डरिए मत, ये आपको डरा रहे हैं खाली अपनी शक्ल दिखाकर। परंतु सबसे बड़े अगर कोई डरपोक है तो ये जाहिल लोग हैं, गवार लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, जिहादी लोग हैं। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, इसलिए इन जाहिलों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भीड़, ये सुअर होते हैं ना, वो भीड़ में आते हैं। और हिंदुओं के तो खून में ही बहादुरी है। अगर ये लोग बहादुर होते, अगर ये लोग खतरनाक होते, तो क्या ये कुछ सैकड़ों वर्षों पहले तलवारों से डरकर इनके पूर्वज शुरुआत थोड़ी खोलते हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं है? हाँ, बाकी अगर कोई अच्छे मुसलमान हैं जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, मेरी गौ माता को अपनी माता मानते हैं, मेरे धर्म का सम्मान करते हैं, मेरी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, अपनी बहन मानते हैं, मैं ऐसे अच्छे मुसलमानों की कदर करता हूं। परंतु जो जाहिल और गवार हैं, जो गद्दार हैं, आतंकवादी लोग हैं, दंगाई लोग हैं, ऐसे जाहिलों और गवानों की कुंडली देख लीजिए आप। इनकी 7वीं 5वीं पीढ़ी कौन थे वो सब आपको पता चल जाएगा। कोई गलती एक करता है तो पूरे धर्म को टारगेट नहीं, हमने पूरे धर्म को टारगेट किया ही नहीं है। मैंने बोला ही है भाई, मैंने तो बोला है ना। अभी जरा बराबर सुन लो आप, 2 मिनट चाय हो जाए। कॉफी आपके लिए सही, मेरे लिए कॉफी है। मैं बोलो 2 मिनट बोलो। 1 मिनट। तब तक नरपत सिंह जी बोल रहे हैं। जय श्री राम साथियों, बेंगलोर में जो घटना हुई है वो बहुत सोचने की विषय है। क्या घटना हुई भाई साहब ने विस्तार से बता दिया है बना। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि ये करो नहीं करो, महेश, हिंदुओं को एक रहने की ज़रूरत है। बुला दो। जातिवाद छोड़कर, काम पूरा हो गया तो बुला। पर्सनल लड़ाई को छोड़कर हिंदू एक बने,
मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अपने को मिले हैं, हम सभी को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी सामने विपक्ष हैं वो कैसी हैं, क्या है, वो आप सबको पता है। अभी बेंगलोर के अंदर कांग्रेस के विधायक की वजह से ये मामला हुआ है, तो कांग्रेस नहीं बोल रही, क्योंकि जो लोग सामने हैं वो कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस चाहती है मेरे वोट नहीं टूटे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा राजनीति करती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी हिंदुओं के लिए एक रहें और एक हमेशा रहेंगे, तो ये हमारी जीत है। हम आपस में लड़े तो ये लोग फायदे उठाएंगे। आज से हज़ारों वर्ष भी पूर्व अपन इस आपस की लड़ाई में मात खा चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बने, नेक बने। जय हिंद, जय भारत। काम कर रहे हैं।